हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे पी ब्रांच आर ब्रांच क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है वो हमें मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है। किस तरीके से बताता है? ये मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के हेल्प से और मॉलिक्यूल के रोटेशन के हेल्प से, यानी दोनों को स्टडी करके हमें स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है। इससे पहले हम लोगों ने स्पेक्ट्रा पढ़ा था केवल वाइब्रेशन की वजह से, केवल रोटेशन की वजह से। तो ये केवल वाइब्रेशन और केवल रोटेशन की वजह से नहीं है, बल्कि दोनों को कंसीडर करके ये बताता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये हमारा एक्यूरेट होता है। इसका जो स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है। जबकि सिर्फ वाइब्रेशन को अगर आप कंसीडर करके स्पेक्ट्रा बताएंगे या सिर्फ रोटेशन को कंसीडर करके बताते हैं तो वहां पे लेस एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए हम लोग वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। अब स्पेक्ट्रा देखिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे केमिस्ट्री में लाखों तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं तो सबको पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम स्पेक्ट्रा को देखते हैं। अगर मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को आप जान गए तो आप बता देंगे कौन सा मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल की स्टडी करता है, रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल को और ट्रांजिशन को, और हमें स्पेक्ट्रा को बताता है। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। अब देखिए ये जो स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल देते हैं ये कुछ खास तरीके के मॉलिक्यूल देते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब कि जो मतलब मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं मिनिमम, तो दोनों एटम जो हों वो डिफरेंट हो। जैसे कि HCl, HCl में H अलग है, Cl अलग है। लेकिन अगर हम बात करें H2 की तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो डिफरेंट होने चाहिए, जिससे क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट होने की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है। जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारा जो स्पेक्ट्रा देता है वो कौन देता है? हेट्रोन्यूक्लियर। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं। अब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन क्या होता है? मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट करता है। कभी ये स्ट्रेच हो जाता है, इसका बॉन्ड जो है ये स्ट्रेच हो जाता है, कभी कंप्रेस हो जाता है, तो इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेट करता है और जिस फ्रीक्वेंसी से करता है उसी फ्रीक्वेंसी का हमें क्या मिलता है? स्पेक्ट्रा मिलता है इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन, भाई जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी का हमें क्या मिलता है? रेडिएशन मिलता है इंफ्रारेड रीजन में। अब रोटेशनल ट्रांजिशन क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रोटेट भी करते हैं, आपको पता है। और इन रोटेशन से एक फ्रीक्वेंसी होती है, भाई रोटेशन की कुछ खास फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ऑब्जर्व होती है माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रीजन में। तो आप देख रहे हैं कि वाइब्रेशन और रोटेशन से हमें दो अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रा मिल रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिलेगा, जिसमें कुछ फाइन लाइन्स भी होंगे, फाइन स्ट्रक्चर भी होगा। तो इसी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को। केवल वाइब्रेशन से तो सिर्फ इंफ्रारेड एक्सप्लेन होगा, केवल रोटेशन से तो माइक्रोवेव होगा। लेकिन मॉलिक्यूल तो भाई दोनों चीज़ परफॉर्म कर रहा है ना। मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट भी कर रहा है, मॉलिक्यूल तो रोटेट भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो दोनों काम को कंसीडर करके ही हम स्पेक्ट्रा को बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा का टॉपिक आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मोर एक्यूरेट बताना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होता है वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं होता है प्योर रोटेशन से या प्योर वाइब्रेशन से, कंप्लीटली डिफाइन नहीं होता है। तो किससे हम डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन से, बोथ वाइब्रेशन और रोटेशन के कॉम्बिनेशन से। जब हम बोथ के कॉम्बिनेशन से करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा मिलता है जो कि हमारे रिजल्ट से मैच कर जाता है, जो कि रिजल्ट से क्या कर जाता है? मैच कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा को देखते हैं। और जबकि अगर प्योर रोटेशन या प्योर वाइब्रेशन को आप करेंगे तो ऐसा स्पेक्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वाइब्रेशन रोटेशन को कंबाइन करके इस तरीके का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हमारा ट्रू है। मॉलिक्यूल मस्ट बी ट्रीटेड एज वाइब्रेटिंग रोटेटर। अब मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटिंग रोटेटर है मॉलिक्यूल। क्या है? वाइब्रेटिंग रोटेटर। वाइब्रेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं इंटरेक्शन को वाइब्रेशन और रोटेशन के। देखिए मॉलिक्यूल दो तरीके की एनर्जी है उसमें, एक वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, और एक कौन सी एनर्जी है? रोटेशन वाली, ऐसे से रोटेट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं, वाइब्रेशन और रोटेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये मान लेते हैं।
तो उनके टर्म वैल्यू क्या हो जाएंगे वाइब्रेटिंग रोटेटर के। आप वाइब्रेशन वाले टर्म के, जो आपने वाइब्रेशन वाली एनर्जी निकाली थी, रोटेशन वाली एनर्जी निकाली थी, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा वाइब्रेशन रोटेशन का स्पेक्ट्रा। पहले हम ये मान रहे हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, तो आप अलग अलग इनको जोड़ दीजिए। तो हमारा जी न्यू जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और एफ जे क्या होता है हमारा, एफ जे होता है हमारा रोटेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी है वेव नंबर के टर्म में, ये हमारा रोटेशन एनर्जी है। अब ये सब नई चीज़ आपके लिए नहीं है, प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग ड्राइव भी कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं, सॉल्व भी कर चुके हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए ऑलरेडी। तो जी न्यू जो होता है हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। एफ जे क्या होता है, रोटेशन एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो इनको हमने लिख दिया है यहाँ पे ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ है। न्यू क्वांटम नंबर होता है हमारा, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होता है न्यू, और जे हमारा रोटेशन क्वांटम नंबर होता है। और बी क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है। बी की वैल्यू होती है h/8π² IC। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्योंकि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, और ये रोटेशन की बात तो कर रहा है ये वाला टर्म, तो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और आप उसको लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास, क्योंकि दो हमारे पास मास है m1 m2, मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, तो इसीलिए म्यू हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने क्या किया, वाइब्रेशन वाले टर्म को रोटेशन वाले टर्म को ऐड कर दिया, और ये मान लिया कि अभी इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है आपस में, मतलब ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये आपने माना। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, देखिए, दिस गिव्स ए सेट ऑफ रोटेशनल लेवल विद सिमिलर स्पेसिंग एसोसिएटेड विद ईच वाइब्रेशन लेवल। अगर हम एक वाइब्रेशन लेवल को कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें, एक वाइब्रेशन लेवल को, तो आपको मल्टीपल रोटेशनल लेवल मिलेंगे। एक वाइब्रेशन लेवल के लिए आपको मल्टीपल रोटेशन लेवल मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl की बात करें, तो HCl में अगर एक वाइब्रेशन लेवल पे देखें तो 50 रोटेशनल लेवल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई वाइब्रेशन लेवल है न्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है न्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखिए एक वाइब्रेशन लेवल के साथ में बहुत सारे रोटेशन लेवल होंगे। ये हमारा J इज इक्वल टू 0, ये J इज इक्वल टू 1, ये J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4। अब ये तो कॉमन ही होगा ना, वाइब्रेशन रोटेशन का ग्राउंड जो है हमारा न्यू इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 0 कॉमन होगा, तो 0 1 2 3 4। आप देख सकते हैं कि कितने सारे रोटेशनल लेवल होते हैं एक वाइब्रेशन लेवल के। ये होता है हमारा, क्यों होता है, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी इज ग्रेटर देन रोटेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा ग्रेटर होती है रोटेशनल एनर्जी से, इसीलिए हमारा वाइब्रेशनल का दूर दूर होता है इस तरीके से, और रोटेशनल हमारे मल्टीपल होते हैं एक वाइब्रेशन में। ठीक है, ये समझ चुके हैं आप, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने समझा कि भाई एक वाइब्रेशन लेवल पे मल्टीपल रोटेशनल लेवल होते हैं। जैसे कि आपने HCl में जाना, 50 रोटेशनल लेवल होते हैं ईच वाइब्रेशन लेवल पे। तो ये चीज़ें हम जानते हैं, यहाँ पे आप पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे J की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके आप पुट करिए तो आपको बहुत सारे लेवल मिलेंगे। तो ये हमने जाना। अब आगे समझ लेते हैं इनके बारे में और चीज़ें, कि वाइब्रेशन पे हमारा ट्रांजिशन किस तरीके से होगा। ए ट्रांजिशन बिटवीन टू वाइब्रेशन लेवल वुड देयरफॉर बी कंबाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ रोटेशनल लेवल। देखिए, अगर आप दो वाइब्रेशन लेवल के बीच में अगर ट्रांजिशन देख रहे हैं इस तरीके से, तो आपका क्या होगा, रोटेशन में बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे। जैसे इस तरीके से ट्रांजिशन होगा, इस तरीके से ट्रांजिशन होगा, यानी मल्टीपल ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे रोटेशन में। तो यानी कि अगर आपको दो वाइब्रेशन लेवल के बीच में ट्रांजिशन देखना है तो आपको बहुत सारे रोटेशन लेवल के बीच में ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि रोटेशन लेवल के आपको बैंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दिस वुड रिजल्ट इन ए नंबर ऑफ रोटेशनल बैंड, यानी बहुत सारे रोटेशनल बैंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दीज लाइन वुड फॉर्म टू ब्रांचेस ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइन। और ये जो हमारे लाइंस होंगे वो क्या होंगे कि वो ब्रांच बना लेंगे इक्विडिस्टेंट लाइन के, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन में ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रू होगा, देखिए, क्योंकि आपने क्या मान लिया है पहले कि हमारा इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, इग्नोर कर रहे हैं आप इंटरेक्शन। क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तभी तो आपका ये चीज़ ट्रू नहीं होगा कि हमारे दोनों तरफ ब्रांचेस मिलेंगी इक्विडिस्टेंट। देखिए यहाँ पे आपको क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक लाइन मिली, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, सबके बीच में बराबर की गैप हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सबके बीच में बराबर का गैप हो, जो कि ट्रू नहीं होता है। ये ट्रू नहीं होता है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि इंटरेक्शन नहीं है, जबकि इंटरेक्शन है। तो अब आगे समझते हैं। इनफैक्ट स्पेसिंग बिटवीन द लाइन ऑफ वन ब्रांच स्लोली डिक्रीज एंड ऑफ द अदर ब्रांच स्लोली इंक्रीज।
एक तरफ क्या होता है कि ब्रांच का हमारा स्लोली इंक्रीज होता है, दूसरी तरफ स्लोली डिक्रीज होता है। जैसे मान लेते हैं ये बीच का है हमारा, मान लेते हैं ओरिजिन पे है ये, तो एक तरफ हमारा क्या होता है स्लोली ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब स्पेक्ट्रल लाइन पास पास आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे ऐसे दूर जा रहा है। तो ये चीज़ ट्रू होता है हमारा ऑब्जर्वेशन में, ये चीज़ ट्रू होता है कि एक तरफ हमारा दूर दूर जा रहा है, एक तरफ पास पास आ रहा है। तो ये अभी ट्रू होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, डोंट वरी। अभी हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं इतना। तो ये हमने समझ लिया। तो जैसे जैसे यहाँ पे इनफैक्ट द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन ऑफ वन ब्रांच स्लोली डिक्रीज एंड अदर जो होगा वो स्लोली इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम हाइयर हाइयर वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वो है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है इस तरीके से। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हमने बनाया है हार्मोनिक ऑसिलेटर, हम मानते थे किसको, मॉलिक्यूल को। लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है वो परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। वो अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं मॉलिक्यूल की, तो क्या होता है कि इक्वली लेवल नहीं रहते हैं। पहले देखिए इक्वल लेवल आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी को ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे वो इक्वली हमारा स्पेस नहीं होगा, इक्वली स्पेस नहीं होगा, क्योंकि वो परफेक्टली ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं होगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे परफेक्टली वाइब्रेट नहीं होगा, इसीलिए ये यहाँ पे कर्व पास पास होता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल का कर्व जो है हमारा, जैसे जैसे वी इंक्रीज कर रहा है, द इक्विलिब्रियम हमारा सेपरेशन होता है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे इस तरीके से होता है, यहाँ पे आर इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है, या ऐसे से बढ़ता जाता है, तो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हमारा न्यू इंक्रीज होता है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन आर ई एंड हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सो दैट द रोटेशनल कांस्टेंट बी डिक्रीजेस। तो हमारा क्या होता है, जो रोटेशनल कांस्टेंट बी था वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। जो हमने रोटेशनल कांस्टेंट बी निकाला था वो क्या हो जाता है, ये जो हमारा बी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो रोटेशनल कांस्टेंट बी डिक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो बी जो होता है विच डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लेवल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल। अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल के लिए हमारा जो रोटेशनल लेवल होता है वो अलग अलग होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना आपको थ्योरी समझ में आया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अलग अलग हमारा रोटेशनल लेवल क्या होता है, कम हो जाता है वाइब्रेशनल लेवल के लिए। वाइब्रेशनल स्टेट कहिए या वाइब्रेशनल लेवल कहिए, तो ये हमने जाना है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका वाइब्रेशन है, यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू 0 और न्यू इज इक्वल टू 1, ये वाइब्रेशन का है, ये 0 है, ये 0, ठीक है। और हमारा एक वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं, तो हमारे कई सारे रोटेशनल लेवल है, आप देख सकते हैं एक वाइब्रेशन के कंपेरिजन में। तो ये हमारा न्यू ये हमारा वाइब्रेशन का है, ये हमारा वाइब्रेशन का है, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन के कंपेरिजन में आप देखिए कितने सारे रोटेशनल लेवल होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले में देखिए, तो नीचे वाले में देखिए कि आपका रोटेशन वाला जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पेसिंग बढ़ रही है रोटेशन वाले की, ठीक है। अब ऊपर वाले वाइब्रेशन वाले के देखिए, ऊपर वाले वाइब्रेशन में बढ़ रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में नहीं बढ़ रहा है। इसमें देखिए ज़्यादा गैप है, इसमें कम गैप है, इसमें भी कम गैप है, इसमें ज़्यादा गैप है। तो ये चीज़ हो रहा है, और यही चीज़ मैंने आपको थ्योरी में बताया है, यही चीज़ मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि जो बी है वो हमारा क्या होता है, वो डिक्रीज़ करता है। वो जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल पे आप जाते हैं वैसे वैसे बी डिक्रीज़ करता है। बी का मतलब रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज़ करता है। बी हमारा क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट, और रोटेशनल कांस्टेंट जब डिक्रीज़ करता है तो हमारा रोटेशनल का जो स्पेस है वो डिक्रीज़ करता है। अब नीचे वाले लेवल में तो भाई रोटेशन का स्पेस ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाले में ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि आप हायर लेवल पर जा रहे हैं। समझ में आया ये चीज़, ठीक है भाई। तो हमारा एवरी वाइब्रेशनल लेवल के लिए क्या होता है, हमारा जो बी है वो डिटरमाइन करता है स्पेसिंग को, और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल के लिए। जैसे हमारा 0 वाइब्रेशनल लेवल के लिए तो भाई स्पेसिंग ठीक ठाक था, लेकिन हाइयर वाइब्रेशन 1 के लिए स्पेसिंग थोड़ा कम कम है। क्यों कम है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कर्व ही ऐसा है। हाइयर एनर्जी लेवल पे क्या होता है, गैपिंग कम कम होती जाती है, क्योंकि परफेक्टली वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। देयरफॉर द रोटेशनल कांस्टेंट एसोसिएटेड विद ए वाइब्रेशनल स्टेट न्यू, वाइब्रेशनल स्टेट न्यू के वजह से हमारा रोटेशनल कांस्टेंट मॉडिफाई हो रहा है। पहले जो हमारा बी था वो इंडिपेंडेंट था, वो वाइब्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। जब हम लोग क्या पढ़ते थे, प्योर रोटेशनल पढ़ते थे, लेकिन अब वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन भी रोटेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बी को, रोटेशन कांस्टेंट को बी न्यू लिखेंगे, केवल बी नहीं लिखेंगे, केवल बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ रोटेशन पे, केवल रोटेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, रोटेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वाइब्रेशनल स्टेट,
क्योंकि वाइब्रेशनल स्टेट पे हमारा रोटेशन डिपेंड कर रहा है। आप देखिए वाइब्रेशनल स्टेट हाइयर के लिए हमारा रोटेशन स्पेस कम कम है, तो हम लोग सिंपली बी नहीं लिखेंगे, बी न्यू लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट इन ए गिवन वाइब्रेशनल स्टेट इज चेंजिंग, हमारा रोटेशनल कांस्टेंट चेंज हो रहा है, आपको पता चल गया है यहाँ पे। तो वी मस्ट यूज ए मीन वैल्यू फॉर द रोटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पे हम लोग क्या लेंगे, मीन वैल्यू लेंगे। मीन मतलब एवरेज वैल्यू लेंगे, यानी सारे रोटेशनल कांस्टेंट को आप ऐड करके डिवाइड कर दीजिए टोटल से, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाता है, एवरेज पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो 1/r² है इसका एवरेज ले लेंगे। और रोटेशन कांस्टेंट आपको पता ही है, रोटेशन कांस्टेंट क्या होता है, b = h/8π² IC होता है। I मतलब μr², ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1/r² का क्या ले लिया, मीन ले लिया। मीन इसीलिए लिया क्योंकि ये चेंज हो रहा है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट, तो एवरेज ले लेंगे तब डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/r² जो है वो मीन वैल्यू है 1/r² का। तो ये वाइब्रेशनल स्टेट न्यू ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हमारा टर्म वैल्यू क्या होगा वाइब्रेटिंग रोटेटर का, यानी मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट भी कर रहा है रोटेट भी कर रहा है। तो अब आप ऐड कर दीजिए भाई किसको, वाइब्रेशन वाले को और रोटेशन वाले को। तो रोटेशन वाला जो है अब हमारा जे, यहाँ पे न्यू का भी टर्म आ गया क्योंकि ये हमारा न्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जी न्यू प्लस एफ यानी हमारा रोटेशन वाला, इसको दोनों को ऐड करते हैं तो हमें पता है कि जी न्यू जो हमारा क्या होता है वाइब्रेशन वाला, ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई काई ई न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर, ये हम टर्म जानते हैं। और इसका क्या होगा, बी जे जे प्लस 1 होता था, लेकिन अब हम बी न्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी न्यू, वेयर बी न्यू इज चेंजिंग, वेयर बी न्यू इज चेंजिंग, ठीक है। ठीक है भाई, चेंजिंग हो रहा है हमारा बी न्यू। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे और देखते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि भाई हमारा ये देखिए यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे एक बी है। यहाँ पे बी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे बी की वैल्यू थोड़ी कम है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं इसको, चलिए मान लेते हैं नीचे वाले को बी न्यू डबल प्राइम और ऊपर वाले हमारे लेवल को मान लेते हैं रोटेशनल लेवल को बी न्यू प्राइम। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि बी न्यू प्राइम इज लेस देन बी न्यू डबल प्राइम, ठीक है। देख सकते हैं इसमें ज़्यादा वैल्यू है तो बी न्यू डबल प्राइम वाला ग्रेटर है, ये वाला कम है। तो फैक्टर बी न्यू डिक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीजिंग न्यू, न्यू के इंक्रीज होने से बी न्यू जो है वो स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं, लेवल को भी देख के समझ चुके हैं। तो अब आगे समझते हैं हम इनके बारे में, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं इनके बारे में। तो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और मैं समझा देता हूँ सिलेक्शन रूल के बारे में और स्पेक्ट्रा के बारे में, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए, फिर आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देखिए अब हम देखें वाइब्रेशन लेवल हमारा न्यू इक्वल टू 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। न्यू इक्वल टू 0 से किस में हो रहा है, 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। अब एक वाइब्रेशन लेवल के लिए क्या होता है, मल्टीपल रोटेशनल लेवल होता है, ये हमने बना दिया। तो अब ट्रांजिशन करते हैं, तो ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए। सिलेक्शन रूल क्या होता है हमारा, वाइब्रेशन के लिए होता है +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, और रोटेशन के लिए क्या होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो भाई वाइब्रेशन का 2 ही लेवल है, तो हम +-1 ही वाला लेते हैं, क्या +-2 ले पाएंगे, क्योंकि 2 ही लेवल है तो उसमें 2 कहाँ से ट्रांजिशन कर देंगे। तो हेयर फॉर मेन एब्जॉर्प्शन, तो डेल्टा न्यू क्या होगा, +1 होगा। वो क्या होगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो +1 ही ले रहे हैं। 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है किसका, वाइब्रेशन का। तो वाइब्रेशन का तो समझ में आ गया हमको, वाइब्रेशन का समझ में आ गया। अब मेन है हमारा रोटेशन का, तो रोटेशन का देख लेंगे तो हम स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अब देखते हैं रोटेशन का फॉर जे, तो जे के लिए देखते हैं। तो जे के लिए क्या होगा हमारा, डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या होता है, +-1। तो यहाँ पे +1 होगा रिच ब्रांच के लिए, -1 होगा पुअर ब्रांच के लिए। अब ये रिच और पुअर क्या है इसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए कहाँ पे है, 0 पे, कहाँ पे है, 0 पे, ये देखिए 0 पे। तो इसमें 0 से कहाँ पे गया है, ये 1 पे गया है। 0 से ये 1 पे गया है, तो कितने का चेंज आया है, +1 का चेंज आया है। कितने का चेंज आया है, +1 का, ठीक है। समझ में आया भाई, ये 0 लेवल पे था हमारा, 0 रोटेशनल लेवल पे था, और ये कहाँ पे चला गया, 1 रोटेशनल लेवल पे, तो +1 का चेंज आया। अब देखिए इस वाले को देखिए आप, ये 1 पे है, किस पे है, 1 पे। 1 से कहाँ पे चला गया, 0 पे चला गया, मतलब 1 ज़्यादा पे था, अब 0 पे चला गया, कम पे चला गया। तो कितने का चेंज आया, -1 का चेंज आया। तो आप देख सकते हैं +1 का भी चेंज आ सकता है, -1 का भी चेंज आ सकता है। तो +1 का जब चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं रिच ब्रांच। क्या कहते हैं, रिच ब्रांच, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये रिच ब्रांच है। और -1 का जब चेंज आता है तो पुअर ब्रांच, यानी कि 1 से 0 हो गया आपका, 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, 2 से 1 पे चला गया, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, 3 से 2 पे चला गया, मतलब घट रहा है।
अगर घट रहा है तो -1 का चेंज आ रहा है, और -1 का चेंज वाले को हम पुअर ब्रांच कहते हैं या पी ब्रांच कहते हैं। और +1 वाले चेंज को, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है यानी कि एक बढ़ रहा है, यानी +1 का चेंज आ रहा है, +1 का चेंज आ रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, रिच ब्रांच। अब रिच ब्रांच को मैंने ग्रीन से दिखाया है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हमने मान लिया R0, R1, R2, R3, इस तरीके से ट्रांजिशन को मान लिया, और पुअर ब्रांच को P0, P1, P2, P3 मान लिया। ठीक है, समझ में आया, बहुत ईजी है। तो ये हमारे रिच ब्रांच है और पुअर ब्रांच है। और ये बीच में क्या है भाई, ये बीच में जो हमने बनाया है ये ओरिजिन, एक तरीके से दोनों के बीच, ये दोनों के बीच का क्या है, ओरिजिन। अभी मैं इसको समझाऊंगा। आपको समझ में आया, रिच ब्रांच पुअर ब्रांच समझ में आया, ट्रांजिशन समझ में आया, सिलेक्शन रूल समझ में आया, इतना समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे की थ्योरी को समझ लेते हैं और थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब देखिए, वेव नंबर ऑफ द ब्रांच जो होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू बार और न्यू डबल बार के बीच में। न्यू बार मतलब एक वाइब्रेशन लेवल हमारा ये हायर वाले को हमने कहा है, न्यू डबल बार हमने लोअर वाले वाइब्रेशन लेवल को कहा है। वाइब्रेशन लेवल हमारा ये है और ये है, और इसके साथ में मल्टीपल रोटेशन लेवल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब निकालना होता है हमें वेव नंबर, तो हम क्या कर देते हैं, हायर में से लोअर को घटा देते हैं। तो हायर में से लोअर को घटा देते हैं, तो हमारा न्यू बार वाला हायर है, आप देख सकते हैं। तो जी न्यू बार प्लस एफ न्यू बार जे, जो इसका टर्म है, मतलब इसका रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, माइनस लोअर वाले का हमारा रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, इनको घटा देंगे आपस में। तो हमारा क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो जी न्यू बार माइनस जी न्यू डबल बार। ठीक है, फिर उसके बाद में एफ न्यू बार जे क्या होता है, बी न्यू बार जे बार प्लस 1, ये हम जानते हैं। और एफ न्यू डबल बार जे बार क्या होता है, बी न्यू डबल बार जे डबल बार प्लस 1, ये हम जानते हैं। ये डबल बार जो मैं बोल रहा हूँ ये प्राइम है। ठीक है, तो बार में कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पे न्यू बार जो हमारा क्या आ जाएगा, जी न्यू बार माइनस जी न्यू डबल बार जो होता है वो न्यू नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यू नॉट के। आप दो अगर वाइब्रेशन लेवल में घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, न्यू नॉट मिलता है। क्यों मिलता है, इसको हम मान लेते हैं प्योर वाइब्रेशन है, और प्योर वाइब्रेशन के केस में आपका इस तरीके से आपको मिलता है। और ये आपको नहीं पता है तो आप देख भी सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, मैं अभी समझा भी दूंगा। अब इन दोनों को देखिए, ये हमने माइनस खोला था तो इसीलिए ये वाला टर्म माइनस में आया। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में आएगा, समझ में, और ये माइनस यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको हमने उतार दिया और इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया। तो ये हमारा जनरल केस आ चुका है, ये हमारा क्या आ चुका है, जनरल केस। अब जनरल केस ही आपके ये बीच वाले को डिफाइन करेगा, बीच वाले को जनरल केस ही डिफाइन करेगा। तो न्यू नॉट जो है हमारा ये है, ये हमारे प्योर वाइब्रेशनल को डिफाइन करता है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा केवल प्योर वाइब्रेशन होता है, तो उसमें सिर्फ सिंगल लाइन ही मिलती है जिसका न्यू नॉट होता है फ्रीक्वेंसी, कभी कभी ओमेगा भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंगल ही मिलता है प्योर वाइब्रेशन में, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिंगल ही मिलेगा। तो इज द वेव नंबर ऑफ द प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, फॉर विच जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। हाँ, अब देखिए प्योर वाइब्रेशन है तो आपका जे वे तो 0 हो जाएगा ना भाई, जे प्राइम और जे डबल प्राइम तो 0 हो जाएगा। तो विच इज़ अनअलाउड, क्योंकि डेल्टा जे जो है यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। डेल्टा जे मतलब कि जे प्राइम और डबल प्राइम में अगर आप माइनस करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन रूल कहता है +-1 होना चाहिए। तो भाई लेकिन यहाँ पे तो हमें मिसिंग लाइन मिलेगी, फिर क्या मिलेगी, मिसिंग लाइन मिलेगी, क्योंकि ये हमें मिल रही है। तो न्यू नॉट जो है हमारा क्या है, वेव नंबर हो जाएगा बैंड ओरिजिन का। तो इसीलिए न्यू नॉट को जो हमने बीच में जो माना है, इसको हम मान लेते हैं, इसकी जो हम क्या मान लेते हैं, न्यू नॉट। तो न्यू नॉट जो है हमारा बैंड ओरिजिन हो जाएगा, इसके बगल में हमारा रिच होगा, इस तरफ क्या होगा, पुअर ब्रांच होगा, यानी आर ब्रांच पी ब्रांच होगा। ठीक है, ये इसीलिए आया है बीच में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, मिसिंग लाइन है ये। अब देखते हैं आर ब्रांच को डिफाइन कर देते हैं मैथ से। हमने यहाँ पे तो समझ लिया स्पेक्ट्रा से, आर ब्रांच में +1 का चेंज आता है, आप देख भी सकते हैं। पी ब्रांच में -1 का चेंज आता है, ये भी मैंने बता दिया। तो फॉर आर ब्रांच क्या होगा, डेल्टा जे किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा जे +1 के बराबर होना चाहिए भाई, डेल्टा जे आर के लिए। अब यहाँ पे आप क्या है, लोअर आपका क्या होता है, जे प्राइम होता है, यहाँ पे लोअर जे डबल प्राइम होता है, हायर जे प्राइम होता है। और हायर में से लोअर को घटाते हैं, ट्रांजिशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हायर में से लोअर को घटाते हैं। हायर में से यानी जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जे प्राइम इसको यहाँ पे रखेंगे और जे डबल प्राइम को इधर भेज देंगे, तो जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम +1। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा रिच ब्रांच का कैलकुलेशन है, तो हम यहाँ पे न्यू बार के जगह पे यहाँ पे आर लगा देंगे, क्या लिख देंगे, आर, क्योंकि रिच ब्रांच का है।
और न्यू नॉट को न्यू नॉट लिखेंगे प्लस बी न्यू बार, और यहाँ पे आप देखिए जे बार जो है वो जे डबल बार प्लस वन के बराबर है। तो जहाँ जहाँ जे बार है वहाँ जे डबल बार प्लस वन रख दीजिए। तो बी न्यू बार और जे बार के जगह पे जे डबल बार प्लस वन रख दिया, और यहाँ पे भी अगर जे डबल बार प्लस वन रखेंगे तो जे डबल बार प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और बाकी जे डबल बार जो है वो जे डबल बार को जे डबल बार ही आप रखिए। तो बी न्यू, बाकी ये हमारा एज इट इज़ उतर गया। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई उल्लाई करने पे, तो हमारा आता है ये हमने इसको कॉमन ले लिया पहले, तो यहाँ पे जे डबल बार प्लस वन जे डबल बार प्लस वन कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में ये आ गया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाता है न्यू बार न्यू आर पे बार इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस टू बी न्यू सिंगल बार प्लस थ्री बी न्यू सिंगल बार माइनस बी न्यू डबल बार जे डबल बार प्लस बी न्यू बार माइनस बी न्यू डबल बार जे डबल बार का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, रिच ब्रांच का इक्वेशन है। ठीक है, अब ये मैं बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब प्राइम है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया है। अब इसी से आपके स्पेक्ट्रा को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जे डबल बार जो है वो लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे आप देखिए जे डबल बार जो है वो लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट हो सकती है। तो हमारा इसमें आप पुट करेंगे तो आपको रिच ब्रांच मिलता चला जाएगा। 0 रखेंगे तो आपको आर नॉट मिल जाएगा रिच ब्रांच, 1 रखेंगे तो आर वन, 2 रखेंगे तो आर टू, 3 रखेंगे तो आर थ्री। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आर नॉट आर वन आर टू आर थ्री, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिच ब्रांच पुअर ब्रांच। ठीक है, आर ब्रांच पी ब्रांच जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये आर ब्रांच हमने समझ लिया है, पी ब्रांच भी समझते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, तभी आपको अच्छे से मज़ा आएगा। तो पी ब्रांच को देखते हैं। पी ब्रांच में देखिए क्या होता है, -1 का चेंज आता है। पी ब्रांच में डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 का चेंज आता है। तो डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा हाइयर में से लोअर को घटाते हैं, यानी जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम। तो जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम किसके बराबर है, -1 के। तो हम इसको लिखेंगे जे प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, जे डबल बार -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन बड़ा काम का है। अब इसमें आप क्या रख देंगे, सफिक्स में पी लगा देंगे, बाकी एज इट इज़ आप उतार देंगे, और जे सिंगल बार को हम डबल बार में चेंज करते हैं। तो जहाँ पे जे बार है वहाँ जे डबल बार -1 रख दीजिए। तो जे डबल बार -1 हम रखेंगे जे सिंगल बार के जगह पे, तो ये हमारा ब्रैकेट में एक टर्म आ गया, और इसके जगह पे रखेंगे तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल जे डबल बार आ जाएगा। ठीक है, आप पुट करके देखिए। फिर माइनस ये वाला हम एज इट इज़ उतार देंगे, ये वाला हम एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई वाले करेंगे तो न्यू नॉट प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी न्यू सिंगल बार और जे डबल बार जे डबल बार का स्क्वायर माइनस बी न्यू प्राइम जे डबल प्राइम माइनस बी न्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम का स्क्वायर माइनस बी न्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने पे हमारे ये कुछ इस तरीके से आ गया है। मैं पढ़ देता हूँ, न्यू नॉट माइनस बी न्यू प्राइम प्लस बी न्यू डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस बी न्यू प्राइम माइनस बी न्यू डबल प्राइम जे न्यू डबल प्राइम का स्क्वायर। ये हमारा पी ब्रांच का इक्वेशन आ गया है। यहाँ पे जे डबल प्राइम क्या है, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू आप 1 2 3 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। 0 नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं भाई, जैसे आप जे डबल प्राइम की वैल्यू 0 रखेंगे, जे प्राइम क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। जे प्राइम हमारा -1 के इक्वल होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ भाई जे प्राइम -1 के इक्वल कहीं पे है, नहीं है, 0 से शुरू हो रहा है जे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जे डबल प्राइम जो है वो 0 के इक्वल नहीं लेते हैं पी ब्रांच के केस में, पुअर ब्रांच के केस में नहीं लेते हैं, आर ब्रांच के केस में आप लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि बी न्यू प्राइम जो है वो बी न्यू डबल प्राइम से क्या है, लेस है। ये भी आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं। कैसे जानते हैं, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए भाई, ये हमारा ऊपर वाला बी न्यू प्राइम है, ये बी न्यू डबल प्राइम है, कौन सा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा का रोटेशनल का गैप है। ठीक है, तो बी न्यू डबल बार वाला ज़्यादा है और बी न्यू सिंगल बार वाला कम है। तो आप देखेंगे टर्म को, ये वाले टर्म को देखिए, तो ये देखिए आप छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला टर्म हमारा निगेटिव है और ये वाला टर्म भी निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है। अब ये दोनों प्लस होगा तो प्लस होके कुछ ना कुछ प्लस आएगा, लेकिन आगे निगेटिव लगा, तो ये दोनों टर्म निगेटिव है। तो दोनों टर्म निगेटिव है, तो क्या होगा, हमारा लीनियर और क्वाड्रेटिक टर्म इन इक्वेशन 2 यानी कि पी ब्रांच वाले का क्या है, सेम साइन का है। सो दैट द लाइन ऑफ दिस ब्रांच ड्रॉप फर्दर अपार्ट एज जे डबल प्राइम टेक ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू।
तो ये दोनों जो होंगे भाई, ये माइनस माइनस दोनों में बढ़ता जाएगा, तो ये दूर दूर जाते जाएंगे। जैसे जैसे जे की वैल्यू आप रखेंगे तो दोनों माइनस से मतलब ज़्यादा कम होगा, इसमें से ज़्यादा कम होगा मतलब ज़्यादा ज़्यादा दूर जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा दूर जाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए पी वाला जो है वो दूर दूर जा रहा है, पी नॉट करीब है, पी वन करीब है, फिर पी टू दूर है, फिर पी थ्री दूर है, यानी दूर दूर जा रहा है। समझ में आया पी का? ठीक है भाई, पी का समझ में आ गया। अब इसका देखिए रिच वाले का, आर ब्रांच का। आर ब्रांच का क्या है, ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव होगा, देखिए, क्योंकि हमारा बी प्राइम और ये बी डबल प्राइम जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्म, क्योंकि ये 3 गुना है, 3 गुने में से इसको घटाएंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसीलिए क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या होगा कि भाई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बल्कि ये पास पास आता चला जाएगा। ये क्या आता चला जाएगा, पास पास। तो आर ब्रांच पास पास आ जाता है धीरे धीरे, और पी ब्रांच दूर दूर चला जाता है धीरे धीरे, क्योंकि फॉर्मूले में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन के लिए कुछ नेग्लेक्ट करते हैं और बताते हैं, जानकारी देते हैं आपको। अगर हम नेग्लेक्ट कर दें कि वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन नहीं है, वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन नहीं है, तो जो हम बार बार रोटेशन को बी न्यू प्राइम बी न्यू डबल प्राइम लिख रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाला रोटेशन का अलग अलग लेवल है, नीचे वाले का अलग अलग लेवल है। अगर हम मान लेते हैं रोटेशन और वाइब्रेशन का कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो सबका रोटेशन वाला स्पेस सेम नहीं हो जाएगा, मतलब सबका सेम नहीं हो जाएगा। तो बी न्यू सिंगल प्राइम बी न्यू डबल प्राइम जो होगा वो बी के ही बराबर हो जाएगा। तो वेव नंबर और पी ब्रांच के क्या हो जाएंगे, कैसे लिखे जा सकते हैं उनको, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये न्यू नॉट है, ये प्लस 2b है, तो न्यू नॉट प्लस 2b हमने लिख दिया है। ये रिच का मैं लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला रिच का है, तो ये न्यू आर इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस 2b, क्योंकि बी न्यू प्राइम जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। और यहाँ पे 3b में से b गया, ये b है, ये भी b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये किसके बराबर होगा, 2b के, और 2b जे डबल प्राइम के बराबर। और यहाँ पे b माइनस बी जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो ये देखिए आर ब्रांच का हमारा ये इक्वेशन आ गया। और पी ब्रांच का अगर हम देखें तो पी ब्रांच का हमारा नीचे वाला इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप बी सबको बी कर दें, इन दोनों को बी कर देंगे, इन दोनों को भी बी कर देंगे, तो आपका न्यू नॉट माइनस 2b जे डबल प्राइम आ जाएगा। न्यू नॉट माइनस, क्योंकि ये b और b क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b जे डबल प्राइम, और ये वाला टर्म आपका तो जीरो हो जाएगा, b और b जीरो हो जाएगा। तो ये आपके दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब आप कंडीशन को पुट कर दीजिए, लोअर जो आपकी वैल्यू होती है जे की उसमें पुट कर दीजिए, फिर देखिए कितना गैप आता है। तो हम जानते हैं हमारा आर ब्रांच में लोअर वाली वैल्यू जीरो आप ले सकते हैं, लोअर वाली वैल्यू को जीरो ले सकते हैं। तो जे डबल प्राइम की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारा रिच ब्रांच का न्यू आर का क्या आ जाएगा, न्यू आर बार का न्यू नॉट प्लस 2b आ जाएगा, क्योंकि जे डबल प्राइम जीरो है। अब पुअर ब्रांच का देखते हैं, पी ब्रांच का देखते हैं। तो पी ब्रांच में आप जे डबल प्राइम इक्वल टू 1 रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते हैं, देखिए जीरो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू नॉट माइनस 2b, 1 रखने पे क्या आ जाएगा, न्यू नॉट माइनस 2b। ठीक है भाई, ये आपको मिल चुका है। अब आप देखिए कमाल, क्या देखिए कमाल, देखिए यहाँ पे बीच में आपको क्या मिलता है, बीच में आपको मिलता है न्यू नॉट का एक फ्रीक्वेंसी का, न्यू नॉट वेव नंबर का आपको मिलता है। फिर इधर क्या मिल जाएगा आपको, न्यू नॉट प्लस 2b का मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा, न्यू नॉट माइनस 2b का मिल जाएगा। ठीक भाई, ये आपको मिल गया। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका रिच वाला है, ये आपका कौन सा है, पुअर वाला है। तो ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, आर नॉट से डिनोट करते हैं, पी नॉट से। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट रिच और फर्स्ट पुअर ब्रांच के बीच में कितने का गैप है, फर्स्ट रिच एंड फर्स्ट पुअर ब्रांच के बीच में कितने का गैप आता है। तो कितने का गैप है, तो आप देखिए यहाँ पे इधर गया माइनस 2b, इधर गया प्लस 2b, तो कितने का गैप है आपका 4b का गैप है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ था, लेकिन मैंने इजी वे में बताया। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।